तो चलिए सफर शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी का जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कफन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो गरीबी और इंसानी फितरत की हदों को दिखाता है और कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो आराम से सोने नहीं देते। आइए इन्हीं सवालों के अंदर झांक कर देखते हैं। सोच कर देखिए, कहानी शुरू ही इस लाइन से होती है। एक बेटा माधव अपनी पत्नी के लिए जो अंदर दर्द से तड़प रही है उसके लिए ये कह रहा है। यही एक लाइन पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेरहमी है और एक अजीब सी बेफिक्री है। तो सीन कुछ ऐसा है। सर्दी की एक काली रात, पूरा गांव बिल्कुल शांत, और इस सन्नाटे में एक झोपड़ी के बाहर दो लोग बैठे हैं, बाप बेटा। सामने आग है जो बुझने वाली है और वो बस चुपचाप बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे बस किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हों। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी बुधिया बच्चे को जन्म देने की कोशिश में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू बस बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। ये जो अजीब सा आमना सामना है ना, अंदर की चीखों और बाहर की खामोशी का, यही इस कहानी की जान है। सवाल यह है, वो अंदर जाते क्यों नहीं? और माधव का जवाब सुनिए। ये है उसकी वजह अंदर न जाने की। लेकिन क्या ये सच में एक वजह है या बस एक बहाना? साफ दिखता है कि वो अपनी पत्नी के दर्द को देखने से, उसका सामना करने से बच रहा है। और यहाँ हमें पहली बार उनकी उस बेपरवाही की झलक मिलती है जो दिल दहला देती है। तो आखिर हैं कौन ये घीसू और माधव, और इनका रवैया इतना अजीब क्यों है? अब कहानी हमें इनके किरदारों की गहराई में ले जाती है और वजह बताती है। और सच कहूं तो जो वजह है ना, वो उनके काम से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये बाप बेटे पूरे गांव में मशहूर हैं, पर अच्छे कामों के लिए नहीं, अपनी काम चोरी के लिए। इनकी जिंदगी का बस एक ही फंडा है, काम से जितना दूर भाग सको भागो। इनकी पूरी जिंदगी की स्ट्रैटेजी ही इस चीज पर टिकी है कि काम ना करना पड़े। भूख लगती तो थोड़ा बहुत कर लेते या फिर कहीं से कुछ चुरा लेते। और जब से माधव की बीवी बुधिया इस घर में आई थी, तब से तो इनकी और भी चांदी हो गई थी, क्योंकि वो बेचारी अकेले ही इन दोनों का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर रही थी। और यहाँ आकर प्रेमचंद कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल उठाते हैं। सोचिए, जिस समाज में दिन रात काम करने वालों की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं थी, वो भी घुट घुट कर ही जी रहे थे, तो क्या घीसू और माधव का आलसी होना सिर्फ उनकी गलती थी, या फिर ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ उनका एक तरह का विरोध था? एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जहां मेहनत का सिला सिर्फ जिल्लत मिलती। तो चलिए वापस चलते हैं उस अंधेरी रात में। अब कहानी आगे बढ़ती है और उस रात का जो अंजाम होता है वो बेहद दुखदायक है। सुबह होती है और झोपड़ी के अंदर रात भर की जद्दोजहद खत्म हो चुकी है। वहां अब सिर्फ मौत का सन्नाटा है। दो जानें चली गई, बुधिया और उसका बच्चा, और बाहर सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और फिर शुरू होता है रोने पीटने का नाटक। दोनों जोर जोर से छाती पीटने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग आते हैं, दिलासा देते हैं। लेकिन क्या ये सच में दुख के आंसू हैं, या ये सब सिर्फ एक दिखावा है, एक परफॉर्मेंस जिसका असली मकसद कुछ और ही है? मकसद कफन और लकड़ी के लिए पैसा जमा करना। और उनका ये नाटक काम कर जाता है। जमींदार से, गांव वालों से, इधर उधर से करके वो 5 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। उस जमाने में 5 रुपए काफी बड़ी रकम थी, और यही 5 रुपए अब उनके ईमान का, उनकी नीयत का टेस्ट लेने वाले थे। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, बाप बेटा निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। देखने में तो यही लग रहा है कि आखिरकार वो अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, बुधिया के लिए कफन खरीदने। लेकिन अब उनके दिमाग में एक अलग ही खेल शुरू होता है। वो आपस में बातें करने लगते हैं और उन रिवाजों पर ही सवाल उठाने लगते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने ये पैसे जमा किए थे। खुद को ये समझाने की कोशिश कि ये सब बेकार की बातें हैं, एक दिखावा है। वो बाजार में घूमते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान, कपड़े देखते हैं, पर कुछ जमता नहीं। और फिर जैसे उन्हें कोई इशारा मिल गया हो, अचानक ही वो एक शराब खाने के सामने आकर रुक जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और बस यहाँ आकर वो फैसला लिया जाता है जो इस कहानी को एक कहानी से बढ़कर नैतिकता पर एक बहस बना देता है। वो फैसला करते हैं कि बुधिया के कफन के पैसों से वो अपनी भूख और प्यास मिटाएंगे। और फिर शुरू होती है दावत।
शराब की बोतल आती है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तली हुई मछली, चटनी, अचार, सब कुछ। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जिनके पास कल तक खाने को कुछ नहीं था और आज एक मुर्दे के लिए जमा किए गए पैसों से वो जश्न मना रहे हैं। यही तो इस कहानी का सबसे अजीब पैराडॉक्स है। एक तरफ वो किसान हैं जो अपनी पूरी जिंदगी खेत में लगा देते हैं, फिर भी गरीब के गरीब ही रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं घीसू और माधव जो बिल्कुल काम नहीं करते और वो भी गरीब हैं। तो क्या इनका ये तरीका इस सिस्टम को ठोकर मारने का एक जरिया है? क्या वो कहना चाहते हैं कि जब मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलना तो मेहनत करे ही क्यों? और जब वो पेट भरकर नशे में चूर हो जाते हैं, तब वो अपने इस काम को सही ठहराने के लिए सबसे कमाल का जस्टिफिकेशन देते हैं। सोचो, उनका कहना है कि अगर उनकी आत्मा खुश हो रही है तो इसका पुण्य बुधिया को जरूर मिलेगा। मतलब अपने लालच को सही साबित करने के लिए उन्होंने उसे पुण्य और नेकी का नाम दे दिया। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है और इसका एंड ऐसा है जहां सही और गलत के बीच की लकीर बिल्कुल मिट जाती है, जो सोचने पर मजबूर कर देगा। और फिर एक अजीब चीज होती है। पेट भरने के बाद माधव बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देता है और उसको जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ देकर खुशी मिलती है। आयरनी देखिए, ये दान करने की खुशी उसे उन पैसों से मिल रही है जो उसकी मरहूम बीवी के कफन के लिए थे। इसके बाद वो दोनों नशे में और खुशी में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। एक तरफ झोंपड़ी में बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी है और दूसरी तरफ उसके अपने जश्न मनाकर बेहोश पड़े हैं। और यहीं प्रेमचंद इस कहानी को खत्म कर देते हैं, हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर कि असली गुनहगार कौन है। क्या वो घीसू और माधव है जिन्होंने ये सब किया, या फिर वो समाज है, वो सिस्टम है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया कि उनके अंदर से इंसानियत ही मल गई? इसका जवाब कहानी में नहीं है, ये जवाब शायद हम सबको खुद ढूंढना है।